दोस्तों, अपना घर बनाने के लिए इंसान अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा देता है और एक सपनों का घर बनाने के लिए 90% लोगों को एक होम लोन की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम इंडिया के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन लेने का पूरा प्रोसेस देखेंगे, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक एक चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी होम लोन लेते समय, सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। पर सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जब भी आप होम लोन लेते हो, यानी काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी आपने घर पसंद किया, मान लो उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो लोगों को लगता है कि 50 का 50 लाख रुपए बैंक हमें लोन दे देगा। लेकिन हमें सबसे पहले समझना होगा LTV यानी लोन टू वैल्यू का कंसेप्ट। देखो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर चाहे भारत का कोई भी बैंक हो, सबका एक ही कंसेप्ट है। बैंक्स सिंपली ये बोलते हैं कि जो भी आप घर परचेज करना चाहते हो, अगर उसकी वैल्यू 0 रुपीज से लेकर 30 लाख रुपीज तक है, तो इस केस में हम आपको 90% यानी जितने का भी घर है उसका 90% हम आपको लोन दे देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जो भी आपने घर पसंद किया, मान लो उसकी वैल्यू 30 लाख रुपीज ही है, तो इस केस में इसका 90% यानी 27 लाख रुपीज तो बैंक आपको लोन दे देगा और बचा हुआ 3 लाख रुपए आपको एक तरह से डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपका घर 30 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए के बीच में, तो इस केस में जितने का भी आपने घर पसंद किया उसका 80% बैंक लोन दे देगा और 20% आपको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा। यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने जो घर पसंद किया, मान लो उसकी वैल्यू एक तरह से आप मान लो कि 60 लाख रुपए, तो इस केस में इसका 80% यानी 48 लाख रुपए तो बैंक आपको लोन दे देगा और बचा हुआ 12 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर आपके घर की वैल्यू 75 लाख रुपए से ऊपर है, तो इस केस में आपको सिर्फ जो भी घर की वैल्यू है, मान लो आपका घर 1 करोड़ रुपए का है, तो इसका सिर्फ 75% ही लोन देगा, यानी 75 लाख रुपए बैंक देगा और 25 लाख रुपए आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। देखो, ये तो हो गया लोन अमाउंट और ये होगी आपकी डाउन पेमेंट। इसके अलावा बैंक आपको फोर्स करेगा, एक तरह से फोर्स मतलब ये मैंडेटरी ही हो गया एक तरह से, मतलब इसके बिना लोन डिसबर्स ही नहीं करता बैंक बोलेगा कि आपको अपने लिए एक इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए लेना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टर्म प्लान है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, एक तरह से स्टैंप ड्यूटी के एक्सपेंसेस होंगे, बैंक जो आपका लॉयर हायर करेगा उसके एक्सपेंस हो जाएंगे, वैल्यूएटर हायर करेगा उसके एक्सपेंस हो जाएंगे। तो एक एक करके सारे एक्सपेंसेस भी हम जस्टिफाई करेंगे आगे, सारे के सारे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीजें भी हम एक एक करके चलेंगे। इसके बाद दूसरी चीज ये आती है कि जब भी हम बैंक से होम लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, पहली चीज तो एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज की डेट में कितने % पे होम लोन दे रहा है। तो देखो, ये अपनी वेबसाइट पे तो मेंशन करते हैं कि हमारे जो होम लोन है वो 8.60% से शुरू हो जाता है। तो इसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि मान लो अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो 800 के आसपास वेरी करता है, ठीक है, तो उस केस में आपके लिए जो होम लोन है वो 8.6% से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सिर्फ स्टार्ट हो रहे हैं, वैसा नहीं कि सभी का होम जो सिविल स्कोर है वो 800 से लेके 850 के आसपास है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपका सिविल स्कोर 700 750 के आसपास है तो ये होम लोन जो है 10% 11% तक भी जा सकते हैं। तो इनके स्टार्ट 8.60% पे हो रहे हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। अब कंसेप्ट समझते हैं कि फ्लोटिंग और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखो, आज की डेट में जो भी होम लोन है ना, वो RBI ने लिंक कर रखा है अपने यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट से, यानी जिसे हम RLLR भी बोल देते हैं, यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट बोल देते हैं। तो साधारण भाषा में मतलब ये है कि अगर आज 8.60% का आपको, या फिर आप मान लो 10% पे आपको होम लोन मिल गया, ठीक है, और आपने कहा कि मैं फ्लोटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन लेना चाहता हूं, ठीक है, तो कल को अगर RBI ने अपनी रेपो रेट बढ़ा दी तो आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से बढ़ के 11% हो जाएगा और आपको 11% के हिसाब से ही अपनी बची हुई EMI पे करनी पड़ेगी। अगर कल को RBI ने रेपो रेट घटा दी तो आपका होम लोन आज 10% है, तो कल को घट के मान लो 9% 8% जितना भी हो गया, तो आज जितनी आप EMI भर रहे हो उससे कम अमाउंट की आपको EMI भरनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि सीधा जो आपका होम लोन है वो रेपो रेट के साथ लिंक है। रेपो रेट आप ये मान लो कि हर 2 महीने में RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है जिसमें रेपो रेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो सीधा सीधा रेपो रेट के साथ जुड़ गया, यानी रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। दूसरी तरफ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कि मान लो आज आपको 10% पे होम लोन मिल गया अगले 30 ईयर्स के लिए, तो कल को चाहे रेपो रेट बढ़े चाहे घटे आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो बची हुई मान लो आपने 30 ईयर्स के लिए होम लोन ले लिया तो 10% के हिसाब से ही आपको अपनी किस्तें भरनी है। अब सवाल ये आता है कि फिर आपको लगेगा कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ठीक है, कल को पता लगे कि आरबीआई ने रेपो रेट, जैसे अभी हाल फिलहाल में अभी आपने बहुत न्यूज़ देखी होंगी कि पूरी दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो रहा है, इस चक्कर में इंडिया में भी आरबीआई को रेपो रेट लगातार बढ़ानी पड़ी। तो एक ऐसे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए कि जिन्होंने आज से 20 साल पहले होम लोन लिए, राइट, तो उनको भी, जिसका लोन खत्म होने वाला है, उनका लोन भी आज से 6-6 साल एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अगर आपको अपनी किस्तें सेम अमाउंट की रखनी है और रेपो रेट बढ़ गई है तो आपका टेन्योर बढ़ जाता है। तो इस केस में मतलब एक प्रॉब्लम इन लोगों के लिए आज हो गई, क्योंकि आरबीआई ने लगातार रेपो रेट्स बढ़ाए। तो या तो ये किस्तें इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, या फिर अगर ये किस्तें नहीं बढ़ाते फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले तो इनको अपना टेन्योर बढ़ाना पड़ा। तो इसीलिए एक समस्या खड़ी होगी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। लेकिन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक समस्या ये होती है कि मान लो आज आप बैंक में जाके कहते हो कि मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चाहिए, तो बैंक ये बोलेगा कि अगर मैं 10% पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूं तो तुम्हें तो कम से कम भी 1.5 से 2% महंगा ही दूंगा। तो इस केस में अगर आपको 10% पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन मिल रहा है तो ये लगा के चलो कि 11.5-12% पे ही आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन मिलेगा। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या डिसाइड करना है, फ्लोटिंग डिसाइड करना है या फिर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिसाइड करना है। तो मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी कि आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए। हो सकता है कि ठीक है, आज हम मानते हैं कि आज की डेट में आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही इन्फ्लेशन हाई रहेगी, स्टेबिलिटी भी आएगी मार्केट में। तो उस टाइम पे आरबीआई, देखो, जब तक आरबीआई रेपो रेट को नीचे नहीं लेके जाएगा देश में ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो ये एक आप ये मान के चलो कि ये परमानेंट नहीं होगा कि रेपो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फ्यूचर में जैसे जैसे चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी रेपो रेट दोबारा भी नीचे आएगी। तो मेरे हिसाब से फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपको चूज करना चाहिए। अब इसके बाद हम ये समझते हैं, एक बार पूरा स्टेप देख लेते हैं। उसके बाद स्टेप में हम ये देखेंगे कि कैसे आप अप्लाई करते हो, पूरा प्रोसेस क्या है, कि सबसे पहले ब्रांच में जाओगे, फिर कैसे पूरी चेन चलती है कि आपका होम लोन बढ़ता चला जाता है और लास्ट तक कैसे आपको होम लोन सैंक्शन हो जाता है पूरा का पूरा। तो पहले ये देखते हैं। उसके बाद ये समझने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि ये एसबीआई जो है वो अलग अलग तरीके के होम लोन देता है। जैसे सैलरीड क्लास को अलग कैटेगरी में देता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को अलग कैटेगरी में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलग कैटेगरी में और डिफेंस पर्सनल्स को अलग कैटेगरी में। फिर हम एक एक कैटेगरी देखेंगे कि एसबीआई कैसे कैसे अपने होम लोन्स को डिसबर्स करता है। तो पहले एक बार हम पूरा प्रोसेस ये समझ लेते हैं कि होम लोन का पूरा प्रोसेस होता क्या है। अब यहाँ पर होम लोन अप्लाई करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तो ये है कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप ब्रांच विजिट करो और वहां पर अपने होम लोन की रिक्वेस्ट दो। मैं पर्सनली ये कहूंगा कि आप पहले ब्रांच विजिट करके होम लोन की रिक्वेस्ट दो, वो ज्यादा बेटर है। तो इस केस में जैसे ही अब जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली, कि अगर मान लो आप सैलरीड हो तो अपनी सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16 और ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वही बिजनेस ITR, अपनी एक तरह से कितना पुराना बिजनेस है, ये सारी चीज़ें। तो जिस भी प्रोफेशन में आप हो उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को देने पड़ेंगे। बैंक एक तरह से आपका सिविल वगैरह, पास की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा और बैंक अपनी तरफ से ये बताएगा कि आपको हम 40 लाख के लोन के लिए आप एलिजिबल हो, 50 लाख के लिए, यानी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को देख के एक अमाउंट बता देगा और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा कि हम आपको 10% पे, 9% पे 50 लाख का लोन देंगे। एक तरह से अपनी चीज बता देगा कि हम इतना दे सकते हैं। तो उसके बाद आपका काम शुरू होता है। सबसे पहली चीज आपको बैंक के साथ नेगोशिएट करना है। नेगोशिएट किस चीज के लिए करना है? आपको नेगोशिएट करना है प्रोसेसिंग फीस के लिए, आपको नेगोशिएट करना है इंटरेस्ट रेट्स के लिए। देखो, मान लो अगर बैंक बोलता है कि हम आपको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन देंगे, तो 10% का अगर बैंक बोल रहा है ना, तो आप नेगोशिएट करो कि मुझे 9.5% पे होम लोन चाहिए, क्योंकि आप ये बोलो ना कि दूसरे बैंक मुझे 9.5% पे दे रहे हैं। अब काफी लोग ना इस चीज से डर जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये कोई सब्जी मंडी थोड़ी है, बैंक है, बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो हमें होम लोन मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी जल्दी आपको होम लोन लेने की है उससे डबल जल्दी उन्हें होम लोन डिसबर्स करने की है। आज की डेट में बैंक के एम्प्लॉयज के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है ना किसी भी लोन को डिसबर्स करने का, मतलब ये मान लो कि आपसे ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर है एक तरह से अपने बॉस का कि होम लोन डिसबर्स करना है। तो आप नेगोशिएट करो, आराम से नेगोशिएट होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम करके आपको देगा। इसके साथ प्रोसेसिंग फीस भी कम से कम नेगोशिएट कराओ आप, बिल्कुल ज्यादा आपको पे ही नहीं करनी। इसके साथ साथ जो वैल्यूएटर की फीस है, लॉयर की फीस है जो बैंक हायर करेगा, ये सारी चीजों के ऊपर आपको इनिशियली एक तरह से नेगोशिएट करना है, उसके बाद ही अपना काम आगे बढ़ाना है।
तो एक बार जब ये सारा कुछ नेगोशिएट हो जाएगा कि ठीक है, जो एक फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, उसके बाद बैंक क्या करेगा, आपका एक तरह से एड्रेस वेरीफाई कराएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप हो गया। बैंक एड्रेस वेरिफिकेशन में आपके घर पे एक एम्प्लॉय आएगा, वो आपकी देखेगा कि हाँ जो आपने एड्रेस दिया है वो ठीक है या नहीं है, आपका मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। इसके साथ साथ जहाँ आप जॉब करते हो, तो अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जिस कंपनी है उसकी भी वेरिफिकेशन निकालेगा। खुद का अगर आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस की साइट पे भी बैंक विजिट करेगा, क्योंकि बैंक को तो ये देखना है ना कि कल को ये व्यक्ति पैसा दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ये सारा काम होने के बाद, उसके बाद मान लो जो भी ये प्रोसेस है आपका एक तरह से देख लिया कि हाँ आप एलिजिबल हो लेने के लिए या नहीं, ये सब कुछ देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि बैंक बोलेगा कि कौन जो प्रॉपर्टी आपने परचेज करनी है वो प्रॉपर्टी दिखाओ। उस प्रॉपर्टी में बैंक एक थर्ड पार्टी लॉयर को हायर करता है। वो थर्ड पार्टी लॉयर एक तरह से उस प्रॉपर्टी की साइट पे विजिट करेगा, उसका पूरा इतिहास देखेगा, जिसे हम 13 साल की प्रॉपर्टी चेन बोलते हैं, यानी जो भी एक तरह से 13 ईयर्स की, लास्ट 13 ईयर की जो प्रॉपर्टी चेन है वो सब कुछ देखेगा कि कहीं प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो सेलर है उसने कोई लोन तो नहीं ले रखा। ये सारी चीज़ें एक तरह से लॉयर वेरीफाई करेगा। ये सारी चीज़ें के साथ साथ पैरेलली एक वैल्यूएटर होगा, वो वैल्यूएटर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाएगा। मान लो आप बैंक को कह रहे हो कि जो मैं घर परचेज कर रहा हूँ वो 40 लाख रुपए का, लेकिन एक्चुअल में उस घर की वैल्यू हो 20 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं ना कि आपने जो बोल दी अमाउंट तो उसी के हिसाब से LTV का कंसेप्ट लगा करके बैंक आपको लोन दे देगा। बैंक एक वैल्यूएटर को हायर करता है, थर्ड पार्टी। ये वैल्यूएटर मार्केट में जाएगा, खुद उस लोकेशन को विजिट करेगा प्रॉपर्टी की, और वहां से वो अपने हिसाब से मतलब जो मार्केट की वैल्यू है वो फिर बताएगा बैंक को कि हाँ इस घर की इतनी वैल्यू है। उसके बाद फिर LTV का कंसेप्ट लगेगा और आपको फिर लोन डिसबर्स होगा। तो ये सारा कुछ होने के बाद एक तरह से जब वैल्यूएटर सब कुछ कर देगा, लॉयर सब कुछ कर देगा, तो फाइनली आपको बैंक एक सैंक्शन लेटर देगा। सैंक्शन लेटर पे बैंक ये लिखेगा कि मान लो कि ABC जो भी व्यक्ति है, इसको हम 30 ईयर्स के लिए लोन दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 60 लाख रुपीज़ का लोन दे सकते हैं, 9.5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से दे सकते हैं। तो अब मान लो जो भी उसने लोन अमाउंट लिख दी, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ 30 लाख ही है, तो आप उस पर फिर मेंशन करोगे कि मुझे 30 लाख का ही लोन चाहिए और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है लोन आपका डिसबर्स हो जाएगा, और डिसबर्स आपको नहीं होगा जिससे आप घर खरीद रहे हो, सीधा उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा। जैसे जैसे आपका वो रजिस्ट्री वाला प्रोसेस चलेगा, उस दिन जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन बैंक का एक एम्प्लॉय आएगा, थर्ड पार्टी एम्प्लॉय, वो सीधा सेलर को एक तरह से DD पकड़ा देगा। तो ये ओवरव्यू है पूरा का पूरा होम लोन लेने के पूरे प्रोसेस का। अच्छा, इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इंश्योरेंस होना जरूरी है। बैंक हमेशा कोशिश करेगा कि आप बैंक से एक नया इंश्योरेंस परचेज करो जिसकी EMI जो है वो आपके होम लोन के अंदर बैंक एक तरह से एडजस्ट कर देगा। तो ये चीज़ें हैं। इससे अच्छा ये है कि आप अपने लिए एक टर्म प्लान परचेज कर लो। टर्म प्लान सबसे सस्ता पड़ेगा, आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं आएगा EMI का, और ये बैंक वाला जो इंश्योरेंस है इसके चक्करों में भी आपको नहीं फंसना पड़ेगा। अब इसके बाद एक बार हम ये देखते हैं कि SBI कैसे अलग अलग कैटेगरी के लोगों को एक तरह से मतलब नाम अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले SBI का जो फ्लेक्सी पे होम लोन है, ये SBI स्पेशली सिर्फ सैलरीड क्लास लोगों को देता है। तो एक बार हम इसके फीचर्स को देखते हैं कि मान लो अगर आप सैलरीड क्लास को कहीं पर जॉब करते हो, तो उस केस में जो आपको SBI से होम लोन मिलेगा वो SBI का फ्लेक्सी पे होम लोन ही मिलेगा, यानी उसका नाम SBI का फ्लेक्सी पे होम लोन है। ये कैटेगरी बांटने का अलग अलग रीजन ये है, मैं एक ओवरव्यू देता हूं। जैसे मान लो एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है डिफेंस पर्सनल्स के लिए, तो इनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि एक तरह से बैंक को लगता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, यहां से तो मेरा लोन कभी डिफॉल्ट होएगा ही नहीं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। डिफेंस पर्सनल्स हैं, जो मान लीजिए कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड से कोई भी व्यक्ति है, तो उसके लिए एक अलग से सर्विसेज दे रखी हैं, अलग से बेनिफिट्स दे रखे हैं बैंक ने। तो ऐसे करके इसलिए अलग अलग करके मतलब डिवाइड किया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं SBI का फ्लेक्सी पे होम लोन। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सैलरीड क्लास लोग हैं। तो एक बार इसके फीचर्स को हम देखते हैं। अब SBI फ्लेक्सी पे होम लोन के लिए मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 70 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम आपको 30 ईयर्स के लिए होम लोन मिल जाएगा। और एक काफी कॉमन सवाल ये है, लोग पूछते हैं कि मेरी सैलरी 50,000 है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन मिलेगा? मेरी सैलरी 1 लाख है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन मिलेगा? तो बैंक का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जितनी भी आपकी सैलरी है उसको 60 टाइम्स कर लो, तो उतना ही आपको हम मैक्सिमम लोन डिसबर्स कर सकते हैं। मान लो किसी की जो मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, तो इसका आप 60 लाख रुपीज मतलब एक तरह से आप 60 लाख रुपीज तक मैक्सिमम होम लोन अवेल कर सकते हो। अब इस केस में जो फ्लेक्सी पे होम लोन है, इसमें आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। जैसे मान लो आपने 50 लाख का होम लोन ले लिया, 50 लाख का होम लोन लेने के बाद आपने कुछ किस्तें भरी 6 महीने, साल,
उसके बाद आपके पास इकट्ठे 20 लाख रुपए कहीं से आ गए, तो आप 20 लाख रुपए इकट्ठे पे कर दो, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी आपके ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है। और एक अगर मान लो वुमेन बोरोअर्स है, मान लो अगर कोई भी वुमेन अपने नाम पे कंप्लीट अपना घर चाहती है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट्स में फिर 0.5% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है ये एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन के केस में। अब इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो बैंक सिंपली ये बोलते हैं कि जितना भी लोन आप ले रहे हो उसका 0.40% हम प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेंगे, जिसमें कम से कम 10,000 तो चार्ज करेंगे ही करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 तक ही हम प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेंगे। तो ये सारे फीचर थे एसबीआई के फ्लेक्सी पे होम लोन के। इसके बाद जो दूसरे टाइप का होम लोन एसबीआई ऑफर करता है वो है एसबीआई होम लोन टू नॉन सैलरीड, यानी एक तरह से जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए जो होम लोन एसबीआई ऑफर करता है उसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि इस केस में आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और लोन का जो टेन्योर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स हो सकता है। मैक्सिमम लोन 50 करोड़ तक मिल सकता है आपको। और इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस का स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही है कि 0.40% प्रोसेसिंग फीस रहेगी। कम से कम आपको 10,000 रुपये पे करनी ही पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30,000 तक ही बैंक आपसे चार्ज करेगा। इसके अलावा जैसे कि अब आपका खुद का बिजनेस है तो खुद के बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या तो बैंक बोलते हैं कि आप किसी भी एक तरह से बिजनेस के प्रोपरेटर हो, या फिर बैंक ये बोलता है कि किसी अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उन पार्टनर्स में से एक पार्टनर होने चाहिए, या फिर बैंक ये बोलता है किसी कंपनी के आप डायरेक्टर होने चाहिए। यानी अगर इन चीज़ों में से एक हो अगर आप, तो ही आपको इस कैटेगरी के अंदर होम लोन मिलेगा, यानी आप सेल्फ बिजनेस वाली कैटेगरी में आपको होम लोन मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो एटलीस्ट 3 साल पुराना होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मान लो आप 1 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हो लेकिन आपका जो बिजनेस है वो सिर्फ 1 साल पुराना है, तो इस केस में बैंक कंसीडर नहीं करेगा। कम से कम आपका बिजनेस 3 साल पुराना होना ही चाहिए इस केस में। और एक चीज़ बैंक ये भी नोटिस करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है बिजनेस की, यानी कि ऐसा तो नहीं कि पास में आपने बिजनेस के अगेंस्ट कोई लोन ले रखा है और वो टाइम पे ईएमआई नहीं पे की हुई या कोई डिफॉल्ट हो रखा है, तो ऐसी कैटेगरी में भी फिर बैंक जो है इस होम लोन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी का होम लोन है वो है एसबीआई का प्रिविलेज होम लोन। प्रिविलेज होम लोन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए इस केस में 0 प्रोसेसिंग फीस है, यानी प्रोसेसिंग फीस चार्ज ही नहीं करता, क्योंकि बैंक को ट्रस्ट है एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर, और पता है कि लोन डिफॉल्ट ही नहीं होगा। तो जहां पैसा बचा सकता है बैंक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बचा रहा है। तो ऐसे केस में देखो प्रोसेसिंग फीस एक तरह से क्या काम करती है, बैंक की एक तरह से प्रोसेसिंग फीस अपने जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने का ही जो काम है, जिसे हम फाइल चार्ज बोल देते हैं, वही प्रोसेसिंग फीस है। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर बैंक को ट्रस्ट है इसीलिए प्रोसेसिंग फीस 0 चार्ज की जाती है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 ईयर्स के लिए होम लोन मिल सकता है। वुमेन्स अगर कोई बोरोवर है, मान लो कोई वुमेन गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में उस वुमेन को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 0.50% का, अगर वो एसबीआई से होम लोन अवेल करते हैं प्रिविलेज होम लोन सेक्शन के अंडर। इसके अलावा मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 75 ईयर्स होनी चाहिए। अब 75 ईयर्स का मतलब ये नहीं कि 75 साल की एज में कोई होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। मैक्सिमम 75 साल मतलब 75 साल की उम्र तक होम लोन खत्म हो जाना चाहिए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। बाकी जो लोन की अमाउंट है वही सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगी और पास की क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसे ही जो हमारा डिफेंस पर्सनल्स हैं उस केस में भी कोई भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं होती। ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस सेम है जैसे कि प्रिविलेज होम लोन में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था। अब इसके अलावा एक चीज आती है बैंक के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रांसफर की। बैलेंस ऑफ ट्रांसफर का सिंपली मतलब ये होता है कि जो भी आपका होम लोन चल रहा है, मान लो आज मेरा होम लोन एचडीएफसी बैंक पे चल रहा है और इंटरेस्ट रेट एचडीएफसी चार्ज करेगी एग्जांपल के तौर पे 12% का, लेकिन मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय आके बोलते हैं कि हमारे पास आप ट्रांसफर करा लो होम लोन, हम आपको 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन दे देंगे। तो ऐसे केस में जब मैं एक बैंक से अपने होम लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करता हूं तो इस पूरे कंसेप्ट को हम बैलेंस ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं। तो एसबीआई बैलेंस ऑफ ट्रांसफर के केस में कुछ फैसिलिटीज जो देता है वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं कि एसबीआई ये बोलता है कि आपके लिए हम कोई भी एक तरह से प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाएंगे। तो चलो ये तो कॉमन फीचर हो गया, लगभग हर बैंक ही देता है। इसके साथ साथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपको देता है अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रांसफर का केस चूज करते हो, ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। वही वुमेन के केस में आपको एक्स्ट्रा कंसेशन मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस वही सेम लगेगी 0.40%, जहां कम से कम 10,000 देनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा आपको 30,000 रुपीज प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो देखो एक ना बैलेंस ऑफ ट्रांसफर होता है होम लोन के केस में और एक चीज होती है टॉपअप।
टॉप अप का मतलब ये होता है कि मान लो आज मैंने 50 लाख का होम लोन लिया, लेकिन ये लोन मुझे पड़ गया कम, तो इस केस में मुझे और 10 लाख रुपए के लोन की जरूरत है। तो ऐसे केस में जब मैं लोन के ऊपर एक नया लोन उठाता हूं तो उसे होम लोन टॉप अप बोल दिया जाता है। अब जो नया लोन आप उठाओगे उसके इंटरेस्ट रेट्स एक तरह से पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट्स के बराबर ही होते हैं। तो जब आप लोन के ऊपर लोन लेते हो उसे हम होम लोन टॉप अप बोल देते हैं। दोस्तों ये था एक ओवरव्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के पूरे प्रोसेस के ऊपर। अगर इन केस आपका स्टिल फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।